केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा है क्योंकि फिजिक्स में अपन मैथमेटिकल वे में ज़्यादा समझते हैं। तो बोहर्स मॉडल मैंने आपको समझाया था, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि बोहर ने क्या बताया कि जैसे एक ऐसा एटम ले लें जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो और एक ही प्रोटॉन हो, ठीक है, तो या इस जैसे कुछ लाइटर न्यूक्लियस ले लें या एटम ले लें, तो उनकी स्टडी के लिए बोहर एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं और वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। किस में रिवॉल्व करेगा फिर? वो ऐसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें वो एनर्जी रेडिएट ना करता हो। यही पढ़ा था हमने कि ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट हो, नॉन रेडिएटिंग और एनर्जी होगी, ठीक है, नॉन रेडिएटिंग एनर्जी वाली ऑर्बिट होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ऐसी ऑर्बिट्स जिसमें कोई एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है उसको हम कह सकते हैं डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, ठीक है। इन्हीं को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते थे। अब ऐसी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करे तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करे, तो ऐसी ऑर्बिट के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। यानी जो एंगुलर मोमेंटम L है वो h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब इसमें अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो n की वैल्यू 1, 2, 3 ये हो सकती है, कहीं कोई पॉइंट में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगा, सिंपल बात है। तो L इक्वल टू हो गया NH अपॉन 2π। लेकिन उसमें हम सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में ये भी पढ़े हैं कि एंगुलर मोमेंटम तो mvr होता है, ठीक है। तो इसलिए L इक्वल टू NH अपॉन 2π, इसको mvr भी हम लिख सकते हैं। और इसमें n की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो बोहर ने जो पोस्टुलेट दी, या बोहर ने जो एक अवधारणा जिसको इंग्लिश में पोस्टुलेट कहते हैं वो बताई, और वो ये कहते हैं कि एक ऐसी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। डिस्क्रीट का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। और नॉन रेडिएटिंग मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करे तो एनर्जी रेडिएट नहीं करे। तो ऐसी कौन सी ऑर्बिट होंगी? इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो ऐसी कौन सी ऑर्बिट होंगी? उनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। बस उन ऑर्बिट को हम डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। L इक्वल टू mvr भी होता है, इसका यूज हम आगे करेंगे। तो L इक्वल टू NH अपॉन 2π इक्वल टू mvr, इस इक्वेशन को आप याद रखना, ये हम आगे कई बार यहां पर यूज करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब एनर्जी रेडिएट कब होगी? तो एनर्जी रेडिएट कब होगी इसके बारे में बोहर कहते हैं कि जनरली रिवॉल्व करते हुए तो नहीं होगी, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस है वही फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। या कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना चाहता है तो वो कुछ बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकती है, एनर्जी एमिट हो सकती है। एमिशन के लिए जरूरी है कि हायर ऑर्बिट से, हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करे, और एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि लोअर में कुछ एनर्जी जिस लेवल में उसको जाना है, मान लीजिए फर्स्ट से सेकंड में जाना है, ठीक है, तो ग्राउंड से सेकंड में जाना है, फर्स्ट से सेकंड में जाना है मान लो, तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है, तो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उतनी उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके वो वहां पर जा सकता है, ठीक है।
तो वही बात यहां पर लिखी और मैंने पिछले टर्म पर समझाई भी थी कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट टू अनदर. When electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, the difference of energies of these orbits, that is E1 minus E2, emits in the form of photon. But electron goes from E2 to E1, तो फिर इतनी ही एनर्जी को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब वो फिर E2 से E1 में यानी लोअर से हायर एनर्जी की ऑर्बिट में जा पाएगा. ठीक है, तो आप देख रहे हैं हायर से लोअर में जंप करेगा. देखो यहां पर जब ये हायर से लोअर में जंप करेगा तो E1 माइनस एनर्जी का E1 माइनस E2 एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा और उस फोटोन की एनर्जी को h न्यू बोलते हैं. ठीक है, और ऐसे ही आप इसमें देख रहे हैं जब लोअर से हायर में जाएगा तो इतनी ही एनर्जी का फोटोन या इतनी ही एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके वो लोअर से हायर एनर्जी के ऑर्बिट में जा पाएगा. क्लियर हुई? और इसके जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको. मेरे ख्याल से ये आप लोगों को तो मिल गए होंगे. जो ऑनलाइन वाले हैं, जो बाहर से हैं, अनुष्का सोनी जैसे ये बेंगलोर से हैं, तो इनको मैं अभी आज क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगा. ये अभी शायद अपलोड नहीं हो पाए हैं ऐप पर, तो अनुष्का मैं अभी क्लास के बाद अपलोड करवा दूंगा. ठीक है, तो वहाँ से ले लेना आप. अब देखें और क्या क्या पॉइंट थे बोहर मॉडल में. आज यही सब थ्योरी ज़्यादा है. ठीक है ना. बोहर थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम की अगर बात करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोमेंटम कितना होगा. अभी क्या पढ़ाया था मोमेंटम. मोमेंटम है इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. अब n सेकंड ले लो तो सिंपल 2h बाय 2 पाई, दैट इज h अपॉन पाई. तो एक एग्जाम्पल दिया है कि एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट में उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h अपॉन 2 पाई. nth ऑर्बिट का क्या होगा, NH अपॉन 2 पाई. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है बोहर मॉडल में, तो उस nth ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस है वो सरकमफ्रेंस n लैम्डा के इक्वल होती है. ये भी बोहर बताते हैं. अब ये क्या है n लैम्डा, जरा समझो. हमने इसके पहले चैप्टर में जो कि वो पढ़ा था ना, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल है, वो जब मूव करता है तो अपने साथ एक वेव को भी लिए रहता है. मतलब एवरी पार्टिकल हैज अ वेव, तो वेव इज एसोसिएटेड विद द मैटर, ये हमने पढ़ा था. और उस वेव को नाम दिया था मैटर वेव या डी ब्रोगली. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल है. अब वो मूव कर रहा है, तो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज सम वेव. तो यही तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है. तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो वेव चल रही होगी, क्योंकि डी ब्रोगली क्या कहते हैं, हर पार्टिकल के साथ जब वो मूव करता है तो वेव चलती है. और उसका जो मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा से निकालते थे हम, डी ब्रोगली वेवलेंथ का h अपॉन लैम्डा से यही निकालते थे. ठीक है, मोमेंटम. तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये भी अपने साथ एक वेव को लेते हुए चल रहा है. और इस वेव की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा. इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी है, वो है लैम्डा. तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस होती है वो सीधे सीधे लैम्डा के बराबर होगी. सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो उसकी सरकमफ्रेंस यानी इसकी पूरी लेंथ 2 लैम्डा के बराबर होगी. और लैम्डा क्या है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ. nth ऑर्बिट की बात करें तो n लैम्डा हो जाएगी. तो वही बात लिखा है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोहर मॉडल
सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज एन लैम्डा, और लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? क्या हुआ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? चेक करते हैं। वॉइस तो अब आ रही है। आ रही है ना वॉइस? जरा एक बार चेक कर लो। कई बार हो जाता है। ओके, अब सही है ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम, एक तो रेडियस क्या होती है हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, फिर हम देखेंगे स्पीड क्या होती है, और इसके बहुत सारे ग्राफ वगैरह भी हम देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस की। ठीक है, मैं अब इसमें आपको सलाह दूंगा कि रेडियस का पूरा कंप्लीट फार्मूला याद होना चाहिए, उसको डिराइव भी कर लेते हैं अपन, और रेडियस का पूरा फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, पहले ड्राइव करते हैं और उसको हम फार्मूले को याद भी करेंगे। उसके बाद और जो बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है, उनके शॉर्ट फार्मूले हम याद रखेंगे, पूरा फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, देखें, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसको ड्राइव करना है कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी। दो तरीके से हम इसको डिराइव करेंगे, या कहें दो इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे। पहला कि इलेक्ट्रॉन जब किसी स्टेशनरी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसमें एक बात और है कि बोहर ने जो न्यूक्लियस है ना उसको स्टेशनरी माना था कि रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। बाद में पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, बोहर मॉडल में न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना था। तो एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो आप ये पढ़ चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कराने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देंगे mv²/r, और दूसरा इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, mvr। ठीक है, अभी पढ़ा था। और अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो स्टेशनरी ऑर्बिट होगी, तो ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, nh/2π के। तो इस mvr को हम nh/2π ले लें, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसको किसके इक्वल ले लें, mv²/r के बराबर ले लें। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम r निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मान लेता हूं,
जेड ई इस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है और ये nth ऑर्बिट की रेडियस है, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई डिवाइड बाय आर एन स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम भी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। आर एन में मान लेते हैं, nth ऑर्बिट की रेडियस है, क्योंकि यही फोर्स तो है जो इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर एन, सबने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा एल इक्वल टू होता है एम बी आर, एंगुलर मोमेंटम एम बी आर, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, एन एच अपॉन 2 पाई भी होना चाहिए। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखना, मुझे एक्चुअली रेडियस निकालनी है, तो मैं ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को हटा दूं, तो मैं इस सेकेंड इक्वेशन से इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालता हूं, क्या आ जाएगी बोलो, एन एच अपॉन 2 पाई एंड एम इंटू आर एन। ठीक है, और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हुआ, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर इक्वल टू, देखते रहना, एम बाई आर एन इंटू, ये जो वी स्क्वायर है ये रख देते हैं, तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर सबका स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर एन स्क्वायर, यही आ रहा है। ठीक है, यही मिल रहा है। अब आप देखोगे, थोड़ा और सॉल्व करें इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, इधर कितना हुआ, कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, चलो बाद में कर लेंगे, एक बार और मल्टीप्लाई कर लें, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर एन टू द पावर 3। अब देखो जरा क्या कैंसिल हो रहे हैं, आर एन स्क्वायर से एक आर एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर एन बचेगा, ध्यान देना, एम से एक एम भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, और कहीं कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा। ये जो आर एन स्क्वायर है, इधर आर एन की पावर 3 था, तो एक कैंसिल हो गया और आर एन बचा, इस आर एन को यहां शिफ्ट कर दो, तो इस आर एन को मैं यहां लिया, अब बताओ क्या आया, ये बचा इधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, देखो 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो रहा है, केवल एप्सिलॉन नॉट नीचे बचता है, तो इसको ऊपर ले जाएं, एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाय। ठीक है, ये कितना बचा, जेड ई स्क्वायर, और नीचे पाई भी है, एम भी है, और कुछ है क्या, आर एन तो इधर आ गया, यही बच रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन जेड ई स्क्वायर और पाई एम, जेड ई स्क्वायर और ये पाई एम, ये है रेडियस का फार्मूला। ठीक है, तो रेडियस आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर पाई एम। मैं आपको फिर से एडवाइस दे रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं कि ये रेडियस का पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रेडियस का पूरा फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर, ठीक है ना, ये नोट कर लो। मिटा दें इसको,
लिख लिया हो तो डन लिखें। अब आप देखेंगे यहां पर ये आ गया आपके पास जो मैंने अभी ड्राइव किया था, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो जेड ई स्क्वायर पाई एम, यही आ गया। आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो अपॉन ये जेड ई स्क्वायर और ये पाई एम, यही हमने ड्राइव किया था, ध्यान आ रहा है? अभी यही ड्राइव किया है। अब ध्यान देना, इसमें आप अपने उसी में लिखते जाना। इसमें अगर मैं ये जो एन स्क्वायर और जेड है इसको अलग निकाल लूं, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड इसको अलग निकाल लूं, तो बाकी जो बचता है वो बचता है मेरे पास एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर पाई एम। और बड़ी मजेदार बात है कि ये सब कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी चेंज नहीं होगी, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चेंज नहीं होगा, पाई नंबर है 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होना। तो ये सारा जब चेंज नहीं होना तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कुछ, ठीक है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, अगर हम रेडियस को एंगस्ट्रॉम में निकालें, ध्यान देना, रेडियस को अगर हम एंगस्ट्रॉम में निकालें तो इसकी वैल्यू 0.53 आती है। किसकी? ये जो पूरा यहां पर लिखा है इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू 0.53 आती है अगर हम रेडियस को किस में लें? एंगस्ट्रॉम में। तो हमारे पास आर एन इक्वल टू क्या हुआ? आर एन इक्वल टू क्या हुआ? 0.53 एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। समझ आ गई बात? रेडियस का कंप्लीट फॉर्मूला ये है, मन में 5 बार बोलो, रट जाएगा, ये फॉर्मूला याद करना है, ये ध्यान दो। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम। एन स्क्वायर बाई जेड अलग निकाल लिया मैंने, तो 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में आएगा। क्लियर है? अब यहां से यह भी पता चल रहा है कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट की वो एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड। इसका भी हम कई जगह पर यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई सभी को। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में जेड क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम में इनरमोस्ट ऑर्बिट की बात करनी है। इनरमोस्ट ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 1, पहली ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट ऑर्बिट को कहते हैं बोहर रेडियस। बोहर मॉडल में हाइड्रोजन लिया है और हाइड्रोजन में Z1 होता है क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो उसकी पहली ऑर्बिट की रेडियस की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं बोहर रेडियस और उसको डिनोट करते हैं A0 से। चलिए इसमें रख देते हैं आर एन इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। एन की जगह भी 1 पुट कर दो, जेड की जगह भी 1 पुट कर दो, तो A0 इक्वल टू हमें क्या मिला? 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसका मतलब बोहर रेडियस कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। बिल्कुल सही है, सभी बच्चे लिख भी रहे हैं। रंजना ने लिखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, गुड। अब ये बात हो गई किसकी? रेडियस की। अब हम देखेंगे स्पीड। स्पीड कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में तो उसकी रेडियस है कितनी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम। जितनी बार मैं बोलूं आप भी रिपीट करना। रेडियस रटी होनी चाहिए, कंप्लीट फार्मूला। बाकी के कंप्लीट फार्मूले रटे हो या ना हो। तो रेडियस का क्या होगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड निकालना है मुझे। स्पीड ड्राइव करने के लिए
आप क्या करो, यहां मैं आपको बताता हूं अगर आपको ड्राइव करना हो तो। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाय RN², यही पढ़ा था। और इसको लिख दिया था हमने MV बोलो स्क्वायर बाई RN, ये लिखा था। इसको VN मान लेते हैं, nth ऑर्बिट की स्पीड। तो ये जो फोर्स है इसको हमने mv²/r लिखा था। हमने v वेलोसिटी को एलिमिनेट किया था वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लेकर के, क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए थी, रेडियस चाहिए थी। अब हमें तो रेडियस पता है ना, और जब हमें रेडियस पता है तो आप क्या करो, इधर से Rn से एक Rn काट दो, कैंसिल कर दो। अभी Rn बच गया तो Rn को ले जाओ इधर। देखो Rn इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, ये Rn जो बच गया इसको इधर ले जाते हैं, तो ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा, MVN², यही बच गया। जरा बताओ क्या यही ठीक है? Rn इक्वल टू क्या है, ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट MVN², इधर ले लो। अब मुझे तो VN² यानी VN निकालना है, तो मैं यहां पर इस Rn की वैल्यू पुट कर दूं। Rn की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूं। जरा बताओ Rn की वैल्यू क्या होगी? Rn की वैल्यू अब बताओ, nth ऑर्बिट की रेडियस Rn, जरा बता दीजिए। n² जो अभी आपने याद की है, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE² पाई m, ZE² पाई m इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है, ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट MVN², यही आया कि नहीं बोलो? अब मुझे तो VN निकालना था, तो पहले तो एक काम करो, कुछ अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लो, और अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो VN को एक तरफ शिफ्ट करके और बाकी को उधर ले जाओ। नहीं, एक तो हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है? मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? देखो M से M कैंसिल हो रहा है, और कहीं इधर कुछ कैंसिल हो रहे हैं। 2 से कैंसिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको, ये नहीं हो रहा ये भी, ठीक है। नीचे क्या था, n² h² एप्सिलॉन नॉट, ये z था, ध्यान देना, ZE² पाई m, और पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई तो कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहे हैं, अब नहीं हो रहा है। तो अब एक काम करो, इस VN² को इधर लाओ, ठीक है। देखना आप, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी। हाँ, मैं इधर से VN² ला रहा हूं यहां पे, ठीक है। इधर क्या बचा, देखो Z इंटू Z, Z², E² इंटू E², E⁴, इधर का काम खत्म हो गया, ठीक है। ध्यान देना, Z से Z, Z², E², E⁴ डिवाइड बाय, अब बताओ इधर n² h² और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और कुछ बच रहा है क्या बताओ? यही हो गया। अब Vn है, इसका स्क्वायर ले लो आप, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो Vn इक्वल टू क्या है, Z² का स्क्वायर रूट Z, E⁴ का E² होल डिवाइड बाय n² का n, h² का h और एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास आप देख रहे हैं वेलोसिटी, ZE²/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 और था, हाँ ये रह गया 2 वाला, ये 4 रह गया ना, ये 4 अपन लिख नहीं पाए, तो इसको 4 को यहां ले लेते हैं। एक मिनट, ये 4 रह गया था, तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब फाइनल फार्मूला ये हो गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। ये रह गया Vn इक्वल टू ZE²/2NH एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे जिनको 12th देना है, तो 12th में अगर वो वेलोसिटी को ड्राइव करवा रहे हैं तो ऐसे ही ड्राइव करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप रेडियस का डेरिवेशन कैसे किया था उसको याद रखो, ठीक है। अब रेडियस जब आ जाए तो अपने को वेलोसिटी मान लो निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालनी है तो हम फिर से क्या सोचेंगे,
हम सोचेंगे कि 1/4πε0 ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर था, mv²/r। और यहां से हमें v फाइंड करना है, तो r की वैल्यू जो हमें याद है उस r की वैल्यू को पुट करके हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जिन्हें 12th नहीं देना वो उनके लिए अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं ये एडवाइस दे सकता हूं कि आप तो क्या करो कि ये z और n का फैक्टर याद रखो, यानी vn किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z बाई n, z ऊपर n नीचे, क्योंकि e²/h और ये ε02 ये तो कांस्टेंट है ना, e कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है, तो इसका मतलब vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, h बाई n। क्लियर हुआ सबको, ठीक है ना, गुड। रंजना, सुजीत राणा, सचिन राणा, कौन कौन आ गए एक बार नाम पढ़ दूं मैं, कृष्णा, अनिरुद्ध भारती, मनोज, अनुष्का, सचिन राणा, शिव्यांशी, पीयूष भी हैं, सुजीत, राजकुमार सोनी नहीं दिख रहा, शिवम, अनुष्का, सुजीत, रंजना भी है, अभय शुक्ला। चलो अपने अपने कमेंट्स लिखते जाओ। कर लोगे ना इसको। अब देखिए, और अपने को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या याद रखना है वेलोसिटी में। 12th के लिए डेरिवेशन, और अब है हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें क्या रखना है याद, स्पीड बढ़ाने के लिए। अभी हमने देखा कि जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई हमारी, ZE²/2ε0NH, यही आई। तो इसमें ZYN हमने बाहर निकाल लिया, ZYN। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, E²/2ε0H इसकी जो वैल्यू है, ये जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कौन सी वाली, E²/2ε0, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू E²/2ε0H, इतनी वैल्यू एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय 137 इसके बराबर निकलती है। इसे ध्यान रखना है। E²/2ε0H C/137, आपको वो कैसे निकलेगी करके बताओ, आप कर सकते हो। E की वैल्यू लिख दो कितनी, 1.6 10⁻⁹ कूलाम, इसका स्क्वायर करो, ε0 की वैल्यू पता है 8.854 10⁻12, H प्लांक कांस्टेंट 6.67 10⁻66 कितना -34। ये सबको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा C/137। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸8/137 इसकी वैल्यू निकल के इतनी आएगी। समझ आई बात। तो इसलिए हमें ZE²/2ε0NH में हमें ध्यान रखना है कि E²/2ε0H की वैल्यू कितनी होती है, C/137 होती है Z/N। ठीक है। अब अगर आप कहो कि ये कितनी होती है, C/137 कितना होता है, तो C की वैल्यू आपको खुद को पता है, 3 × 10⁸ होती है। तो अगर C की जगह 3 × 10⁸ रख दूं, तो ऐसा अगर रख दूं, C की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 137, तो 3 को 300 कर दूं, 300 डिवाइड बाय 137, तो इधर से 10⁶ करने पड़ेंगे, तो 300/37 लोगे तो 2.2 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब C/137 कितना होता है, 2.2 × 10⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हुआ। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए आपको C के टर्म में आंसर याद रखना है कि nth ऑर्बिट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, C/137 Z/N, या कितनी होती है, 2.2 × 10⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, यस, सबको क्लियर है ये। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसमें देखो, अब वो कभी कभी पूछते हैं कि रेशो ऑफ
स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट का रेशो कितना है। तो इधर से हम देख सकते हैं ये E²/2ε0h, ये क्या है E²/2ε0। बोलो, इसको मैं आपको समझाऊं, थोड़ा बड़ा कर दूं। वो ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जरा बताओ क्या होता है। फार्मूला अभी पढ़ा हमने, ये फार्मूला दिखा है, देखो Z E²/2ε0NH, यही पढ़ा। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो Z = 1 होगा और N भी 1 होगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा E²/2ε0h। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, C/137। अभी देखिए, तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि ये जो है ये और इस C का रेशो क्या है। C को नीचे ले लो तो 1/137, तो E²/2ε0CH क्या आ जाएगा, 1/137। तो यही तो लिखा है, जरा देखो यहां पर क्या लिखा है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम to the velocity of light in air is equal to E²/2ε0CH equal to 1/137, जहां पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये रेशो पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि अगर एक बोहर ऑर्बिट है, मतलब बोहर मॉडल है और उसमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इनका रेशो क्या है। तो सिंपल 1/137 है, आपको ये याद होना चाहिए। अब अपन मान लो ये क्वेश्चन आ गया और सॉल्व करते रहें तो आपको 15 मिनट तो उसको कैलकुलेशन में लग जाएंगे। तो ये तो सब रटने पड़ेंगे, एक बार कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड वैल्यू हैं वो याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। समझ गए, ओके। अरे सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में। चलो हो गया, अगले पेज पर चलें। ये वेलोसिटी का काम खत्म। अब आप बताओ, कुछ ग्राफ देखते चलो। यहां रेडियस का n के साथ ग्राफ क्या बनेगा। रेडियस Rn इक्वल टू क्या था, जरा बताओ। n²/0.53 n²/z, यही था। तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² आ रहा है। तो अगर R को मैं y एक्सिस पर, n को x एक्सिस पर लूं, तो जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, ये बनता है पैराबोला। और जो जिसकी पावर 1 होती है उसकी तरफ झुका हुआ होता है। पावर किसकी है, R की पावर 1 है तो R की तरफ झुकेगा, यही बताया था। अब आ जाओ वेलोसिटी एंड n के बीच में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, बताओ। वेलोसिटी का देखा C/137 एंड Z/n, यानी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल n है। तो वेलोसिटी और n के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हाइपरबोला। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को। यस, अगला पेज पर चलें। ठीक है, अब यहां पर मैंने यहां पर एक साथ इकट्ठे दे दिए हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, और कैसे निकालना है वो आपको मैं बताता जाऊंगा। अब आप घर पे निकालेंगे, ठीक है। नहीं निकले तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना कि सर हमसे नहीं निकला, मैं अगले टर्न पर दोबारा एक एक चीज निकाल दूंगा। यहां मैं आपको हिंट दूंगा डिराइव कैसे करना है, ठीक है, और उनके रिजल्ट्स मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। देखो, हम वेलोसिटी निकाल चुके, ठीक है। रेडियस का एक बार और रख लें यहां पर, जिससे कि हमें याद आ जाए, क्योंकि हम
हिंट भी तभी दे पाएंगे ना जब आपको याद हो। बताओ रेडियस का फॉर्मूला बता दो जरा, रेडियस का क्या था? रेडियस का आर कहाँ था? हाँ बोलो, एन स्क्वायर। देखो बड़ा सिंपल है, आप लोग भूल गए, एक बार देख लो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम। एन स्क्वायर एच स्क्वायर और बोलो एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये आर एन है। अच्छा ठीक है, आर एन बना रहने दो। और ये कितना था वैसे? 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। वेलोसिटी कितनी थी जरा बता दो? वेलोसिटी देखो, अभी हमने वेलोसिटी भी निकाली थी, चलो देखें। यस, ये है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ठीक है। जेड ई स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, बिल्कुल सही। अब इन्हीं दो से सारे निकल आएंगे, देखो बिल्कुल सही है। शिव्यांशी ने अब देखो पूरा टाइप कर दिया। अब आ जाओ, एंगुलर स्पीड निकालनी है। जैसे मुझे क्या निकालनी है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा से डिनोट करते हैं। आपको पता है फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है, क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा। अब निकाल लोगे ना आप, आपको केवल v की वैल्यू पुट करनी है, मतलब vn की और rn की। तो ये रही आपके पास vn की वैल्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये रही rn की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम। जस्ट डिवाइड करना है, कर लोगे। जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर देना, जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो लास्ट में सब कैंसिल और मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो एक लंबा चौड़ा ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ओमेगा एन का मिलेगा पाई एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। फिर से सलाह दे रहा हूं कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में भी जो 12th के लिए भी अगर डेरिवेशन आता है तो आपको वी आर एन याद करना है केवल। देखो केवल आर एन, उससे वी एन निकालो पहले, और फिर ओमेगा तो याद ही है, वी बाई आर होता है, फिर डिवाइड करो तो फिर ये निकल आएगा, ठीक है। याद नहीं करना। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्चुअली पूरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी इसके शॉर्ट फॉर्मूले की। और शॉर्ट फॉर्मूले में क्या, केवल जेड और एन से कैसे वेरी कर रहा है उसकी। तो यहां जेड ढूंढो आप, तो जेड पर स्क्वायर है और एन की पावर 3 है, तो इसका मतलब ओमेगा एन जेड और एन पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहां देखा हमने कि ये जो है ओमेगा एन डिपेंड कर रहा है जेड स्क्वायर अपॉन एन टू दी पावर 3। ये याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओमेगा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। और अगर ये भी भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेलोसिटी और रेडियस का तो पता है, तो सीधे सीधे उससे भी निकाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्मूला। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। अच्छा, वी किस पे डिपेंड कर रहा था आपको मालूम है? देखो अभी वी कर रहा था जेड बाई एन पर, तो वी की जगह सिंपल क्या लिख दो? जेड बाई एन। नीचे आर किस पे डिपेंड कर रहा था? एन स्क्वायर बाई जेड पर, तो इसको लिख दो एन स्क्वायर बाई जेड। जेड चला गया ऊपर, तो देखो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब आ गया कि नहीं। तो आपको शॉर्ट फॉर्मूला भी अगर आर पता है तो निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं आर सबको रटा होना चाहिए। अब आ जाओ, अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में अब आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होती है कि नहीं? क्योंकि ओमेगा इक्वल टू, हम देखते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ यानी न्यू, तो न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई।
तो बस जो ओमेगा का फार्मूला आया है उसी में तो 2 पाई से डिवाइड करना है, बस हो गया आंसर। तो जो ओमेगा का लंबा चौड़ा फार्मूला आया उसमें 2 पाई से नीचे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। अब आपको ये पूरा तो याद करना नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड और एन पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जो ओमेगा डिपेंड कर रहा था वही फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगा, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये भी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब ही आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ टाइम पीरियड, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाला था उसको पलट दो, तो हमारे पास टाइम पीरियड का आ गया। इधर डिपेंडेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब थी, तो टाइम पीरियड उल्टा एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता क्या है, एम भी आर। तो एंगुलर मोमेंटम में आप v की वैल्यू लिख दो, r की वैल्यू लिख दो, याद है आपको, बस m से मल्टीप्लाई और कर देना v और r में, तो आ जाएगा फॉर्मूला। एक और बात, एंगुलर मोमेंटम तो सीधे NH अपॉन 2 पाई भी होता है, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही याद है अपने को। तो हालांकि वी आर की वैल्यू निकाल के और m से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इतना ही बचेगा, ठीक है। तो जबरदस्ती रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद है nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई होता है। तो एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, n पर। एंगुलर मोमेंटम यहां पर n पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग करंट, यानी इलेक्ट्रॉन जब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो साइक्लिक करंट बनाता है, करंट बनाता है। और करंट के 4 फॉर्मूले थे, ध्यान है आपको, I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू इंटू एफ, I इक्वल टू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई और I इक्वल टू क्यू भी अपॉन 2 पाई आर। तो आप इसमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, इसमें I इक्वल टू क्यू इंटू वी नहीं है, क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्यू एफ, I इक्वल टू होता है क्यू इंटू एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो यहां फ्रीक्वेंसी न्यू एन है, तो क्यू हो गया ई इलेक्ट्रॉन, न्यू इधर से निकाल के जो निकाला था वो रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आंसर आ गया। लेकिन ये याद नहीं करना, आप तो सीधे याद करो ये वाला, आई किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ये जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब पर डिपेंड कर रहा है करंट। और आप देखो ये जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब फ्रीक्वेंसी था ना, वही करंट का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आई में क्या आता है Q इंटू एफ, और Q तो E है, तो E तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मतलब I सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करा ना। तो करंट जब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जिस पर डिपेंड कर रही है वही करंट डिपेंड कर रहा है। तो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, तो करंट भी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब ही आएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट की। आज मॉर्निंग में क्लास मैंने बताया था मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू होता है I इंटू ए। तो अब बताओ करंट किस पे डिपेंड करी, फ्रीक्वेंसी पर। करंट किस पर डिपेंड की, फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा, एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे m किस पर डिपेंड करेगा वो देखें, तो आई एम ए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं आई डिपेंड किस पर कर रहा था, बताओ डिपेंडेंसी देखें, तो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब पर, एन क्यूब पर। आर किस पे डिपेंड कर रहा था, आर बोलो, आर किस पे कर रहा था, नहीं अपने जेड और एन में बताओ, एन स्क्वायर, चलो आर किस पे डिपेंड कर रहा था, बोलो एन स्क्वायर बाई जेड किस पे डिपेंड कर रहा था। अरे ये लिखा तो यार, भूल जाते हो जल्दी। ये देखो आर किस पे डिपेंड कर रहा था, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, तो रख देते हैं यहां, तो एन स्क्वायर बाई जेड। और इस पर क्या है, होल स्क्वायर है, आर की पावर 2 है ना, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर किया। अब देखो जरा,
जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एन टू दी पावर 4 अपॉन एन क्यूब, तो क्या बच गया, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल एन बच गया। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एन पर डिपेंड किया, ठीक है। और आप अगर इसको भी याद नहीं करें हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सुबह एक फॉर्मूला बताया था एंगुलर मोमेंटम के टर्म में, बोलो, क्यू एल अपॉन 2m, ध्यान आ रहा है, क्यू एल अपॉन 2m, m मास है, q इलेक्ट्रॉन है तो हम E लिख सकते हैं, और E तो सेम है, मास भी सेम है, तो कैपिटल M जो है ना एंगुलर, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगुलर मोमेंटम हुआ, और एंगुलर मोमेंटम n पे डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी किस पे डिपेंड करेगा, n पर ही डिपेंड करेगा। ऐसे अपन लॉजिकली सोच सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, तो वो करंट बना रहा है, करंट बना रहा है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है, उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अब वैसे तो म्यू की वैल्यू, आई की वैल्यू, आर की वैल्यू सब लिख दो तो इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन हम डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं। देखो करंट म्यू और 2 तो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, करंट डिपेंड करेगी एन पर, आर किस पे करेगा, आर किस पे करेगा, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। आर एन की वैल्यू आप लिख दो, और म्यू नॉट आई एन, आई एन कितना था, देखो इधर निकाला था अपना आई एन, ये फ्रीक्वेंसी से निकला था। तो करंट जो डिपेंड कर रही थी वो कर रही थी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ठीक बात है, इनटू आर किस पे कर रहा था, एन स्क्वायर बाई जेड। तो फाइनली क्या बन गया, जेड स्क्वायर और जेड, जेड क्यू अपॉन एन क्यूब एंड एन स्क्वायर एन 5, यही बना जेड क्यू अपॉन एन 5, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लें जरा सारे को जो अपन पढ़ चुके हैं, कौन किस पे डिपेंड कर रहा, जिससे कि थोड़ा एनालिटिकल वे में देखो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां लिख लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, और करंट, ये तीनों डिपेंड करते हैं किस पर, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब पर। समझ आई बात, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ये डिपेंड करते हैं किस पर, सीधे सीधे एन पर। तो 1 2 3 4 5, 5 क्वांटिटी के बारे में समझ में आ गया, ठीक है, 2 बची। टाइम पीरियड अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। अब बचा लास्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हो जाएगा जेड क्यू अपॉन एन टू दी पावर 5। लेकिन ये सभी के लिए वो अपने को आर एन और वी एन तो पता ही होना चाहिए। तो आर एन किस पे डिपेंड कर रहा था, एन स्क्वायर बाय जेड, और वी एन किस पे डिपेंड कर रहा था, जेड बाई एन पर, ठीक है, ये लिखा है देखो, जेड बाई एन, तो ये डिपेंड कर रहा था जेड बाय एन। तो ये जो मैंने यहां पर लिख दिया है ना इतना, ये आप ये याद होना चाहिए इतना, ये आप भले ही अपनी कॉपी में एक जगह पर लाइन से लिख लो और लिख लो ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, ये रटना है, याद करना है। क्लियर?
डायरी बनाओ ना, सबको डायरी बनानी है, बिना डायरी से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला डायरी बना लो। चलिए अब आ जाएं, ये समझ में आ गया सभी को। अब बात करेंगे ग्रेविटेशन जैसा ही है, अब इसमें आगे जैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, एक प्लैनेट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फिर टोटल एनर्जी कितनी होगी। ऐसा ही इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वैसा ही होता है जैसे प्लानिटरी मोशन में होता है। तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक लिखेंगे और टोटल एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले अलग आ सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे एनर्जी की, और एनर्जी में भी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो बड़ा सिंपल है इसलिए मैं यहीं पे यूज कर रहा हूं एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, किसकी पोटेंशियल एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने कि एक पार्टिकल है, वो हो गया मान लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस दो लोकेशन के कारण इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी चार्ज के कारण। तो दो चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या देखी थी? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r, स्क्वायर नहीं, ओनली r। तो यही आ जाएगी, एन इलेक्ट्रॉन possesses some potential energy because it is found in the field of nucleus। क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है और वो बोहर कहते हैं कि वो रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो रेस्ट में कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसपास फैली हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी, जिसको नाम देंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो पजेस करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं? Q1 न्यूक्लियस का चार्ज यानी Jd, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन वो जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का साइन भी रखते हैं, ध्यान देना। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस का पॉजिटिव है तो प्लस Jd लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो माइनस E लिखो, डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस पर है? Rn। तो ये बना -k Jd² बाई Rn, -k Jd² बाई Rn। ये है nth ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी, -k Jd² बाई Rn। ठीक है, अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने के लिए सिंपल तरीका, जब पार्टिकल r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी है काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। अब 12mv² कैसे लाएं? तो एक तरीका है कि हमें यह पता है कि कोई पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इधर देखो, जरूरत पड़ती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² बाई r इक्वल टू, कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स? चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो k Q1 Q2 बाई r²। यहां माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, लेकिन यहां माइनस लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, तो यहां माइनस प्लस से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी। ठीक है, यहां माइनस का मतलब डायरेक्शन नहीं है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से है, तो माइनस लिखना पड़ेगा। यहां माइनस का मतलब फोर्स में, माइनस का मतलब उसकी डायरेक्शन से है, तो वहां हमें डायरेक्शन तो हमें पता है, इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है।
तो एम भी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। क्लियर? एक आर से एक आर उड़ा दो, उड़ा दिया। अब दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 1/2 इधर, 1/2 इधर। तो ये जो बन गया, ये क्या बना? हाफ एम भी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी बन गई। इधर क्या आया? k/2, देखो k/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर एन, जेड ई स्क्वायर बाई आर एन। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई कितनी? k जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर एन। पोटेंशियल कितनी थी? जरा ऊपर देखो, पोटेंशियल कितनी थी? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन। तो इसका मतलब जो काइनेटिक है वो आप देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जितनी होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की हाफ है, तो इसलिए मॉड u बाई 2 लिखा है। समझ रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन है ना, तो यहां इसको u लिख दिया बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू की हाफ होती है। ठीक है? समझ आ गई बात? नोट कर लिया सभी ने? गुड। अब बात करेंगे हम टोटल एनर्जी की। किसकी? आखिर टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या? सम। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कर दो, बस टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो E इक्वल टू हुआ K प्लस U। E कितना थी? जब आप सम करोगे ना दोनों का, E इक्वल टू काइनेटिक कितनी थी? K जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर एन प्लस पोटेंशियल कितनी थी? बोलो। माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर एन। तो एलसीएम ले लो, 2 आर एन आ गया। ठीक है? मतलब आधे में से एक चला गया, तो माइनस का आधा बचा, के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर एन बच गया। तो ये आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर एन। और आर एन की वैल्यू आपको पहले से ही पता है कितनी होती है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम। मैंने कहा था इसको रट लो, ये बार बार यूज होगा। आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है? तो ये आर एन की वैल्यू मैं यहां रख दूं, तो E इक्वल टू आएगा माइनस, एक तो माइनस आ रहा है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर एन की पूरी वैल्यू यहां लिख दूं, तो काट पीट के ये आ जाएगा me टू दी पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, इसमें ऊपर नीचे मैं CH से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, CH से। तो C स्पीड ऑफ लाइट इंटू H, तो H क्यूब हो जाएगा। ठीक है? तो CH से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आता है me 4/8 एप्सिलॉन नॉट CH क्यूब, और ये CH जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसको तो अलग सोचो। CH से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये जो मिल रहा है इसके बारे में जरा दिमाग लगाओ। me की पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर CH क्यूब, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट R। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट R। किसको? me 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH क्यूब। इसमें सब कुछ कांस्टेंट भरा पड़ा है। देखो, m कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, C कांस्टेंट, H कांस्टेंट, सभी तो कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है? R से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना?
माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आपको यही याद करना है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक तो ये याद करना है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn, और एक टोटल एनर्जी का ये याद करना है माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट एम ई स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.09 10⁻⁷ पर मीटर। रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले में यूनिट आ सकती है। रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? तो होती है पर मीटर। कितनी वैल्यू होती है? 1.09 10⁻⁷। इस वैल्यू को मैं आर की जगह रख दूं, सी की वैल्यू भी रख दूं 3 × 10⁸, एच की वैल्यू भी लिख दूं 6.6 10⁻⁻34, तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं एंगस्ट्रॉम में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालूं, जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर आर सी एच की वैल्यू आती है 13.6। किसकी? आर की, सी की, एच की। तीनों कांस्टेंट है कि नहीं है? आर भी है, सी भी है और एच भी है। तीनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, और अगर हमें एनर्जी जूल में नहीं चाहिए, एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो कैलकुलेट किया गया, वो मिलता है 13.6। अब फाइनल फार्मूला जो आप केमिस्ट्री में याद करते हो, वही हमें भी ये ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी ऑर्बिट की कितनी होती है। अगर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी होती है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? तो अब तो आसान हो गया ना। माइनस 13.6 माइनस कितना? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? तो अब मैं यहां से बोहर ऑर्बिट की बात करूं। अगर मैं बोहर ऑर्बिट की बात करूं, बोलो, अगर मैं आपसे बोहर ऑर्बिट की बात करूं तो बोहर ऑर्बिट में nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? बोहर मॉडल की बात करूं तो बोहर मॉडल में z = 1 होता है, तो आपका फॉर्मूला En क्या बनना चाहिए? माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी फॉर्मूले से अब आगे की कहानी शुरू होगी। ठीक है? माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस फॉर्मूले से आगे की पूरी कहानी शुरू होगी। ये किसकी एनर्जी है? और ये सब बीच में अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत भूलना। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा डार्क कर देता हूं इसमें, और कौन कौन से बहुत बहुत ध्यान रखने हैं वो भूलने नहीं है। ठीक है? वो तो मैंने समझा ही दिए। एनर्जी में एक तो कॉन्सेप्चुअल ये कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर एन। काइनेटिक क्या होती है? पोटेंशियल की आधी, पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड की आधी। और टोटल क्या होती है? देखो, टोटल अगर देखें तो के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn क्या था? के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn, ये काइनेटिक थी। काइनेटिक की नेगेटिव वैल्यू होती है क्या? टोटल। काइनेटिक थी के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn, तो टोटल क्या आ रही है? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2rn, यानी काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू होती है क्या? टोटल एनर्जी। ठीक है? तो एक पोटेंशियल याद करनी है बस। तो पोटेंशियल याद करोगे, काइनेटिक हो जाएगी पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड की आधी, टोटल हो जाएगी काइनेटिक जो आ रही है उसकी नेगेटिव वैल्यू। खत्म। अब टोटल के लिए फिर लास्ट फार्मूला ये वाला याद करना है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोहर मॉडल की बात करेंगे तो जेड 1 हो जाएगा, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? और बीच में थोड़ा बहुत अगर याद हो जाती है भी कर लेना। अब हम देखेंगे कुछ और पॉइंट। n = 1 जो होता है, n = 1 जो होता है, इसको लोएस्ट एनर्जी बोलते हैं। मतलब ये मोस्ट नेगेटिव होती है। जितनी ऑर्बिट्स होती हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होती हैं, उनमें जो पहली ऑर्बिट है
उसकी एनर्जी मोस्ट 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 नेगेटिव होती है, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। तो -13.6 ही सबसे कम एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी यही है, और वो ग्राउंड स्टेट की है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। RCH ये रेडवर्ग एनर्जी बोलते हैं इसको। RCH को क्या बोलते हैं? देखो, R है रेडवर्ग कांस्टेंट, और उसमें CH से और मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाती है रेडवर्ग एनर्जी, और इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लेना, ये इसकी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब अगर मान लो जूल में आ जाए तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, कर लोगे। संडे को टेस्ट किस चैप्टर का है ये पूछ रहे हैं बच्चे, तो संडे का टेस्ट अभी मैं बता देता हूं, लाओ बता ही दूं आपको। संडे के टेस्ट में फिजिक्स में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और रोटेशनल मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड रोटेशनल मोशन। और बायोलॉजी में आ रहा है बायो टेक्नोलॉजी एंड ब्लड सर्कुलेशन। केमिस्ट्री में आ रहा है थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये है। ठीक है, और बताओ, और कोई समस्या? ये न्यूज़ वाले भी यूट्यूब पर फालतू लोगों ने न्यूज़ चैनल बना लिए हैं, और वो जो बड़े बड़े चैनल हैं उनका ऊपर लोगो लगा देते हैं और थंबनेल ऐसा बनाते हैं, कोई अपन एजुकेशन का खोल रहे हैं अपना ही चैनल, और उसके नीचे आ रहा है 26 जनवरी तक लॉकडाउन, जिससे कि उसको देखो तो उनके व्यूज़ बढ़े कि 26 जनवरी तक है कि नहीं है। फिर उसमें बीच में लिखेंगे कि ऐसी संभावना बताई जा रही है, सूत्रों के अनुसार। वही मैं चौंक गया कि जो है 26 जनवरी तक लॉकडाउन। सब होंगे, पेपर होंगे अपने अपने समय पे। तुम लोग ये मत जो है दिमाग लगाना कि अब देखो कोरोना की कृपा हो रही है तो हमारे एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे, ये दिमाग में मत लाओ बिल्कुल भी। सब होंगे अपने समय पे। जब चुनाव हो रहे हैं समय पे तो एग्ज़ाम भी होंगे। फरवरी में चुनाव है ना यूपी में, 5 राज्यों में, तो ये चुनाव अगर इलेक्शन सही समय पे हो रहे हैं, उस इलेक्शन में जितनी भीड़ आती है तो एग्ज़ाम भी सही समय पे हो जाएंगे। यही सोचना है, और ज़्यादा दिमाग लगा लिया तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। चलिए, कहाँ तक पहुँच गए? एमपी में जो इलेक्शन कैंसिल हुए हैं वो कोरोना के कारण नहीं हुए, उसका कारण आरक्षण है ना, इसलिए एमपी से दिमाग मत लगाओ। एमपी में कोरोना के कारण नहीं हुए हैं,
देखो अब आ जाएं, अगला है, ये मैंने बता ही दिया, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव होती है और पोटेंशियल की हाफ होती है, सिंपल बात। अब और छोटी छोटी डेफिनेशन देखते हैं जो कि आगे न्यूमेरिकल करते समय काम आएंगी। एक है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल क्या होता है। इसके नेम में ही, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम, इसको कहते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन तो पता है ना, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो कहीं चला जाए तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो कह सकते हैं इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम प्रेजेंट ऑर्बिट टू इनफाइनाइट ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वहां से उस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के इनफाइनाइट पर ले जाना है, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जितने पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी वो होगा क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, समझ आ गई बात। सचिन राणा तो छुट्टी के लिए ही बैठा रहता है, छुट्टी का वो पीठ पे बैग लेके तैयार रहता है, बैग में बैच में। देखो आज तो पढ़ेंगे पर 9 बजे तक पूरा खत्म करा देते हैं इसको। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, बोलो क्या हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या हुई बताओ। किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट तक जंप कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कितनी एनर्जी चाहिए, फाइनल ऑर्बिट कौन है, इन्फिनिटी वाली, और कहां से ले जाना है, nth ऑर्बिट से। तो इन्फिनिटी पर एनर्जी होती है 0 और ये मैक्सिमम है। 0 आप ये मत समझना कम है, 0 मैक्सिमम है क्योंकि बाकी सभी ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव में है और ग्राउंड स्टेट की जो पहली ऑर्बिट है उसकी -13.6 है। तो हमें nth ऑर्बिट से और कहां ले जाना है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी की जो एनर्जी है 0 और किसी nth ऑर्बिट की एनर्जी है वो कितनी थी, -13.6 z²/n²। इनके डिफरेंस के बराबर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो पॉजिटिव में आ जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई, E इन्फिनिटी -En। अब ये जो E इन्फिनिटी है वो तो 0 है, -En अभी देखा था -13.6 z²/n², माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो +13.6 z²/n², ये हुई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट से मुझे ले जाना है उसको आयोनाइज कराना है, और तो +13.6 z की जगह 1, n की जगह भी 1 लिख दो, तो कितनी आ गई, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ले लो तो वो पोटेंशियल हो गया। एनर्जी इक्वल टू होता है ना Q इंटू वी, तो बताओ V इक्वल टू क्या होगा, U/Q। U को लिया E और Q है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां से अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो 13.6 E से डिवाइड करना है बस, तो 13.6 वोल्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो वही डेफिनेशन हमने यहां लिखी है, आप देखोगे, द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन नीड टू बी एक्सिलरेटेड सो दैट इट एक्वायर्स एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वोल्टेज ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो गया,
आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन ई। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी आई है उसी से क्या कर दो, किससे डिवाइड कर दो, ई से डिवाइड कर दो, बस पोटेंशियल आ जाएगा, एक्साइटेशन, ये आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा। तो अभी बात हुई आयोनाइजेशन की, अब हम बात कर रहे हैं एक्साइटेशन की, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं बाहर से किसी सोर्स से, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर के किसी सोर्स से एनर्जी दे दें, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, तो क्या होगा, ये जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। लोअर एनर्जी लेवल में था, बाहर से एनर्जी मिली, एनर्जी पाके उचक गया कहां पर, हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हुई, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। The minimum energy required to excite an atom is called excitation energy of particular excited state, और इसके corresponding जो potential होगा उसको बोलेंगे excitation potential। तो excitation energy कितनी हुई, excitation potential, excitation energy कितनी हुई, E final माइनस E initial, यहां से ले जाके यहां excite करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई एक्साइटेशन अपॉन ई, खत्म। ठीक है, एक्साइटेशन समझ में आ गया। अब आ जाओ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है उसको देखें। इसको ऐसे समझो, कोई एटम बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन एटम ही है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक सिस्टम बन गया है, एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। शुरुआत में ये मानते हैं कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर थे, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे। तो इनफाइनाइट से इनको हम पास में लाए और एक सिस्टम बना लिया कि एक प्रोटॉन बन गया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराया। ऐसा करने में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुई, ऐसा करने में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब सिस्टम बना हुआ है, एनर्जी रिलीज हो गई थी, उसमें सिस्टम बनाने में एनर्जी रिलीज हो गई, क्योंकि पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो कुछ एनर्जी थी, अब हम पास में कहीं ले आए उनको और एक सिस्टम बना दिया कि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये बोहर अजम्पशन की बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है, प्रोटॉन हो गया, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को बनाया तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब हम ये चाहते हैं कि जो सिस्टम है इसको अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जहां थे वहीं तोड़ दें, तो आपको अब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अब जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, तो वो क्या होगा, वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी से बंधा हुआ था, अब तोड़ना है तो इतनी एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो ये कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनफाइनाइट पे थे तो इनफाइनाइट से एक सिस्टम बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई तो रिलीज एनर्जी क्या हुई, बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा, वो सिस्टम बना हुआ है, इसको फिर से तोड़ने में, वहीं ले जाने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो क्या हुई, बाइंडिंग एनर्जी। अब पढ़ लेते हैं अपन, देखो यही लिखा है कि नहीं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। तो एनर्जी रिलीज, कौन सी रिलीज एनर्जी, व्हेन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। ठीक है, it may also be defined as the energy needed to separate its constituents to large distances। दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। If an electron and proton are initially at rest and brought from large distance to form a hydrogen atom,
कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है। ला रहे हैं तो रिलीज होगी और तोड़ रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई हाइड्रोजन एटम की? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। हाइड्रोजन एटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालते हैं n इक्वल टू अंडर रूट 13.6 अपॉन बाइंडिंग एनर्जी से। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं, याद थोड़ा ज्यादा करना है इसमें, तो मेरे ख्याल से यहां तक कर लें अपन। अब अगले टर्न पर ये एनर्जी लेवल्स मैं याद करवाऊंगा ये सारा, और उसके बाद अब इसके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज जो है चूंकि याद करने का ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा सा एक बार याद कर लो ये सारी चीज़ें एक बार और रिवाइज करके। सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं, उनमें से एक बार रिवाइज करके सारे याद कर लो। ठीक है, और कौन कौन से कहाँ कहाँ कैसे डिपेंडेंसी थी उस डिपेंडेंसी को याद रखो। और ये मैं अभी अपलोड करवा देता हूँ क्लास के बाद में, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं बाहर से तो उनके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चैट रूम में डलवा देता हूँ और वहाँ पर जो आपका स्टडी मटेरियल है वहाँ पर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो इतना कर लो।